थप्पड़ भाग थिरी। कार में बैठते ही अनीश ने एक चटाकेदार थप्पड़ निशा के बाएं गाल पर मारा। गवार, मैं जानता था तू ऐसे ही करेगी, सारा मजा खराब कर दिया। अब तेरे साथ रहना मुश्किल है, मैं जल्द ही तुझे तलाक दे दूंगा। निशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। होता भी क्यों नहीं, साधारण परिवार की जन्मी पली एक अचानक हाई सोसाइटी में जो जा पहुंची थी, उसकी इस उछाल के पीछे एक कहानी है। एक बस कुछ दिनों पुरानी है। एक दिन निशा के पिता घनश्याम दास जी को, जो इन दिनों एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और की मुलाकात अपने स्कूल के दिनों में के साथी धर्मेंद्र सिंह से अचानक हो गई। दिनों में इस मुलाकात से बहुत प्रसन्न हुए। धर्मेंद्र सिंह यद्यपि इन दिनों करोड़ों के कारोबारी थे, पर अभिमान ने इन्हें स्पर्श तक नहीं किया था। दोनों मित्रों के मिलने का सिलसिला चल निकला। धर्मेंद्र सिंह का इकलौता बेटा अनीश हाल में ही विद्यालय से डॉक्टर पढ़कर लौटा था और वे उसके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनवा रहे थे। हालांकि अनीश का मन विलायत में ही पॉलिटिक्स का था, पर पिता की जिद से लाचार एक दिन धर्मेंद्र सिंह घनश्याम के घर आए और निशा को देखकर बहुत खुश हुए। निशा ने संस्कृत साहित्य में MA किया था। बेहतर संस्कारशील, सुंदर व सुशील लड़की थी, इसलिए उन्होंने मित्र घनश्याम से निशा और अनीश की शादी के बारे में बात की। घनश्याम को पहले तो निशा के भाग्य पर विश्वास ही नहीं हुआ, फिर उन्होंने डर सताने लगा क्योंकि अनीश विलायत का पढ़ा लिखा बेहद मॉडर्न लड़का था, जबकि निशा बहुत ही सीधी सरल व भावुक थी। पर धर्मेंद्र सिंह की जिद आगे घनश्याम दास की एक न चली और इस तरह से अनीश व निशा की शादी हो गई। निशा अनीश को पाकर निहाल थी, पर अनीश एक विवाह से खुश नहीं था। वैसे उसे निशा की खूबसूरती से इनकार नहीं था, पर वह अपने लिए मॉडर्न लड़की चाहता था। दरअसल विलायत में उसे सुंदरियों के खुलेपन का चस्का लग गया था। अब इस शालीन संस्कारशील सलज्जन सुंदरी का वह क्या करे। उसे अपने पिता पर क्रोध आता, पर उसकी संपत्ति का भोग उसे कोई भी कदम उठाने से रोक लेता। विवाह के दूसरे महीने में ही वह निशा के से उबने लगा। एक दिन सुबह जब निशा उसके लिए चाय लेकर आई तो वह चीख पड़ा, उफ, रोज रोज वही एक सा चेहरा, वही शरीर, वही हतप्रभ हो उठी। क्या कर रहे हो ये आपने बेडरूम में? वो हर सुबह नया चेहरा देखना चाहता है। निशा का मन उलझ लगता है। मैं उन्हें पसंद नहीं, मुझे पता करना चाहिए कि इन्हें क्या पसंद है और वो वैसे ही रहना चाहिए। निशा ने धीरे धीरे आधुनिक रहन सहन अपना लिया। उसकी सुंदरता और भी दमक उठी, फिर भी अनीश का मुंह सीधा नहीं होता था। निशा ने कई बार अनीश से पूछा, क्या कमी है? आप जो और जैसे चाहते हैं बताइए, मैं वैसे ही बनने की प्रयास करूंगी। आप अनीश चुप रहा। वह कैसे कहे कि अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहता है। रात भर जलने वाली पार्टियों उसे पसंद है और उन पार्टियों में कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें जिंदगी की नवीनता आती है। अनीश अभी तक ऐसी पार्टियों के एक विशेष आयोजन की शिरकत नहीं कर पाया था जो सिर्फ एक विवाहित जोड़े के लिए था। उसने सोचा था कि विवाह के उपरांत वह अपनी पत्नी के साथ सप्ताहांत के होने वाले एक विशेष योजनाओं का मजा लेगा, पर निशा जैसी लड़की कभी ऐसी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहेगी। वर्ग की यह संकोची लड़की कहीं उसके पिता से शिकायत न कर दे। अनीश इसी तनाव से गुजर रहा था, पर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वह निशा को उस पार्टी में ले जाएगा, फिर चाहे जो भी हो। आखिर कब तक वह मन मारकर जिएगा। वह शनिवार की शाम थी जब अनीश ने निशा को एक मॉडर्न ड्रेस दी और तैयार होने को कहा। निशा ने उस ड्रेस को देखते ही कहा, छी, इसमें तो सब कुछ दिखता है। अनीश चिल्लाया, गंवार जाहिल औरत, तुम्हें इसी ड्रेस में मेरे साथ पार्टी में चलना पड़ेगा वरना तुम्हें छोड़ दूंगा। निशा सन्नाटे में आ गई। क्या कह रहे हैं ये इनके मन की मेरी लिए ऐसी भाव है? अपनी पत्नी को अधर्मक व्यवस्था में ये पार्टी में लोगों के सामने ले जाएगा। क्या इन्हें शर्म नहीं आएगी? शायद हाई सोसाइटी में शर्म के लिए कोई जगह नहीं, शायद ऐसे ही ड्रेस वहाँ प्रचलित हो। क्या बुरा है जब पति को ही ऐतराज ना हो, तो वो कौन होती है ऐतराज करने वाली? वह संकोच से बोली, इस पर ड्रेस को पहनकर बाहर कैसे निकलूंगी? कहीं पिताजी ऊपर से शॉल डाल लेना। पार्टी के भीतर जाने से पहले शॉल को कार में छोड़ देंगे। चलो जल्दी करो। अनीश ने हड़बड़ी दिखाई। पार्टी में बड़ी रौनक थी। परदेसी लिबासों के औरतों के जाम लिए स्त्रियां खिलखिला रही थीं। निशा को सब कुछ अटपटा लग रहा था, पर क्या करे। अनीश ने उसे भी कुछ पीने को कहा, पर उसने मना कर दिया। अनीश दूसरी औरतों की तरफ बढ़ गया। निशा देख रही थी कि वहाँ पर
उपस्थिति पुरुष दूसरी स्त्रियों से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे और स्त्रियां दूसरे पुरुषों। ईश्वर, ये कैसा घानमेल है। खाने पीने व डांस कर चुकने के बाद एक विचित्र बाग बजा। सभी जोड़े उत्सुकता के से सामने देखने लगे। अनीस निशा के कान में फुसफुसाया, अब असली मजे का खेल शुरू होगा। निशा ने देखा, चमकीले बड़े से जार में छोटे छोटे कागज के मोड़ी हुई स्लीपें पड़ी थी। ये क्या है? निशा उत्सुक थी। इन स्लीपों में यहाँ उपस्थित सभी स्त्रियों के नाम लिखे हैं, अनीस ने खुशी से बताया। क्यों? निशा ने पूछा। यह खेल की शुरुआत है। अब एक पुरुष आगे बढ़ेगा और एक स्लीप उठाएगा। उसकी स्लीप में जिस स्त्री का नाम होगा वह उसकी रात की पार्टनर होगी, अनीस ने उत्साह से बताया। क्या निशा को शौक लगा? तो यह मजेदार खेल पत्नियों की बदला पतली यही है हाई सोसाइटी, और इन्हें देखो कितनी असरत से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही देह तो कभी मिली ही नहीं इन्हें, तो क्या मुझे भी किसी दूसरे पुरुष की नहीं? या नहीं हो सकता, कभी नहीं, मरकर भी नहीं। निशा ने अनीस से हाथ पकड़ा। कल मुझे घर जाना है, अभी इसी वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अनीस उसे रोकता कि वह तेजी से बाहर की तरफ भागी। अनीस को मन मारकर उसके पीछे आना पड़ा। कार में बैठते ही अनीस ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ निशा के बाएं गाल पर मारा। गवार, मैं जानता था तू ऐसे ही करेगी, सारा मजा खराब कर दिया। अब तेरे साथ रहना मुश्किल है, मैं जल्द ही तुझे तलाक दे दूंगा। घर लौटकर अकेले कमरे में निशा फूट फूट कर रोती रही कि आपने पूरे अस्तित्व को अनीस के चरणों को समर्पित करके भी वह उसे खुश नहीं कर पाई है, तो क्या अब उसे वेश्या जैसा बनना होगा? उसके संस्कार, धर्म, परिवार, समाज क्या कभी इस आयाती फैशन को स्वीकार कर सकेंगे? या सुबह सोचती रही, क्या हम पशु हैं जहाँ स्त्री बस मादा है, पुरुष सिर्फ नर? कैसे कोई बिना मन से जोड़े किसी के साथ डेट पर सकता है? कैसे क्या हम उसे सुबह होते ही भूल सकते हैं जिसके साथ रात गुजारी हो? मैंने तो बड़ा है, हर स्पर्श आत्मा की किताब में दर्ज हो जाता है और इंसान उसे जीते जी नहीं भूल सकता है। पर हाई सोसाइटी में ऐसी बातें गंवारपन है क्या? भावना का कोई महत्व नहीं कहा जा रहा है? अनीस को वह कैसे समझाए, कैसे कहे कि वासना की आग में जितना घी डालो वह उतनी ही तेज भगभगाती है। अच्छाओं की कहीं कोई अंत नहीं, क्योंकि पुरुष अलग अलग तरह की स्त्रियों का सुख भोगना चाहता है। क्या कभी स्त्रियां देह के स्तर पर एक सी नहीं? अलग सा सुख बस दिमाग के फुतूर है, दिमाग में बनी एक भावक ग्रंथि है। उसे अनीस को बचाना होगा, उसका यह भ्रम तोड़ना होगा कि भटकाव से सुख है। दरअसल वह भूल गया कि सुख देह में नहीं मन में होता है, मजा बदलाव में नहीं अपनेपन में ही की महसूस में होता है। निशा यही सब सोचते सोचते जाने कब सो गई। सुबह अनीस जब सामान्य दिखा तो निशा ने उससे बातचीत शुरू की। अनीस बस हाँ हूँ करता रहा। शायद वह निशा को थप्पड़ मारकर डरा हुआ था कि कहीं निशा पिता को ये सब बता न दे। निशा ने उसे अपने अनुकूल समझकर समझाना शुरू करा। समझाने के क्रम में उसने उसे एक कहानी सुनाई। एक राजा था जो बहुत ही अध्यास था। उसके राज में जब भी कोई दुल्हन आती तो पहली रात उसे राजा साथ गुजारनी पड़ती। यह नियम बन चुका था जिसे मानने के लिए प्रजा विवश थी। एक दिन दूसरे राज्य में ब्याह कर बुद्धिमती लड़की लाई है। जब उसकी डोली राजमहल की तरफ ले जा रही थी तो उसने इस बाबत पूछा। सब कुछ जानकर उसे आघात लगा, पर उसने इसका काट सोच लिया। जब राजमहल में विशेष कक्ष में उसे तैयार किया जा रहा था तो राजा अपनी विशेष दासी से पूछवाया कि दुल्हन के लिए क्या उपहार भिजवाऊं। दुल्हन ने बस एक खीरा मंगवाया। राजा जब शीश महल आया तब तक दुल्हन ने खीरे को छिलवा कर लंबे लंबे टुकड़े करवा लिए थे और हर टुकड़ों को अलग अलग रंग में रंगवाया दिया था। किसी को सफेद तो किसी को काला, पीला तो किसी को गुलाबी रंग में। ऊपर से नमक व काली मिर्च का छिड़काव था। राजा आए, दुल्हन को देख प्रसन्न हुआ। दुल्हन ने उन्हीं खीरे के टुकड़े पेश किए, पहले सफेद और फिर प्रश्न किया कैसा लगा, फिर गुलाबी और ये फिर काला, कैसा वैसा ही। राजा हैरान होकर बोले, अरे भाई, खीरे का स्वाद रंग बदलने से अलग कैसे हो जाएगा? स्वाद एक सा ही है। दुल्हन हंसी। ठीक ऐसे ही हर स्त्री का स्वाद एक सा ही होता है। उसका आनंद प्रेम के कारण मिलता है, स्त्रियों बदलने से नहीं। राजा के ज्ञान शक्ति खुल गए। वे दुल्हन के कदमों में गिरकर रोने लगे। यह कहानी सुनकर निशा ने अनीस की ओर देखा तो वह व्यंग से मुस्कुरा रहा था। चुप रहो
चुप नहीं रहा गया तो बोल पड़ी। इसी कारण लोग कहते हैं संस्कृत व हिंदी पढ़ी लड़कियां पिछली दिमाग की होती हैं। तुम क्या जानो, परिवर्तन की ही मजा है। एक रास्ते में नहीं, फिर हफ्ते में एक दिन के बदलाव में तन मन प्रफुल्लित ही रहेगा। पर तुम सी मूर्ख स्त्री इसे क्या समझेगी। अनीस बाहर चला गया और निशा अपनी पराजय से हमरत हो उठी। निशा से अनीस निरंतर दूर हो रहा था। अब वह उसके बेडरूम में भी नहीं सोता था। शराब तो खैर वह रोज ही पीता था, पर इधर वह अक्सर रात को भी बाहर रहने लगा था। निशा चिंतित थी, क्या करे, कैसे अपने विवाह को बचाए। कहीं अनीस ने उसे तलाक दिया तो वह क्या करेगी, कहाँ जाएगी। बेटी ब्याह कर गंगा नहा चुके माता पिता पर बोझ बनना क्या उचित होगा। अपने पैरों पे खड़ा होना भी क्या आसान है। अंग्रेजी के विश्वास के आगे हिंदी ही पानी भर रही है, तो फिर संस्कृत जैसी पुरातन देव भाषा क्या क्या संकोच। क्या भविष्य। अनीस के पिता को से कहे तो पिता पुत्र के बीच तनाव बढ़ेगा और इसी कारण वही माना जाएगी। क्या करे वह, क्या अनीस से बात मान ले। आखिर उसके साथ तो जीवन गुजारना है। वह भी देखे क्या उस एडवेंचर को, उस खुश को जिसके लिए अनीस कॉल गर्ल्स के पास भी जाता है, पर शायद दूसरों की पत्नी सी बात उसे वहां भी नहीं मिलती। छी, क्या सोच रही है वह। क्या उस पर भी हाई सोसाइटी का असर हो रहा है तो बुरा क्या है। जब जवानी सारी औरतों को परहेज नहीं, फिर उसे ही क्यों। तो क्या अपने कोई सोच नहीं, अस्मिता नहीं, व्यक्ति नहीं। क्या तुम भी उन्हीं स्त्रियों सी हो जो पति की इच्छा से बढ़ जाती है, बिक जाती। क्या इतनी लाचार हो तुम। क्या अपने स्थिति के साथ हो रहे अन्याय को सह लोगी। छोड़ दो अनीस को। नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे नहीं कर सकती। अनीस मेरा पति है, वो जो चाहेगा मैं करूंगी। निशा अपने अंदर और बाहर की स्त्री की इस टकराहट से हार गई थी। अनीस खुश था। निशा ने उसके सामने आखिर हथियार डाली दिया। स्त्री पुरुष के खिलाफ कहाँ जा सकती है। वह अपनी जीत पर मुस्कुराया, फिर वही और वैसी ही पार्टी पर। निशा अब पहले सी नहीं थी। वह बेतहाशा मुस्कुरा रही थी, बतिया रही थी, पर जियो ही उस रात्रि का पार्टनर सामने आया। वह घबरा गई। उसने अनीस की ओर देखा, पर वह अपनी पार्टनर के कमर में हाथ डाले अपने कमरे में जा चुका था। निशा को भी अपने पार्टनर के साथ जाना पड़ा। निशा का दिमाग शून्य था। उसकी आंखें जैसे नहीं देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपना सपना देख रही हो या फिर नींद में चल रही हो। पहली बार शराब की हल्की चुस्की ली थी, जिसका नशा चल रहा था। क्या हो रहा है उसे, निशा ने सोचा, चाहा पर दिमाग ने कुछ भी सोचने से इनकार कर दिया। कमरे के नाम मात्र की रोशनी थी। पूरा वातावरण नशीला था। निशा ने महसूस किया कि कोई उसे प्यार से छू रहा है, पर यह क्या। यह छुअन तो उसकी आत्मा को छू रही है। कोई उसे प्यार कर रहा है। वह कैसा प्यार है जो उसके रोम को जगा रहा है। एक अलौकिक खुश। कौन है ये यह शख्स। वह आंखें खोलकर उसका चेहरा देखना चाहती थी, पर कुछ नहीं दिखता। कैसी जगह है जहाँ कुछ दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। यह उसका पति अनीस नहीं, उसका प्रेमी भी नहीं, फिर भी उसे आनंद मिल रहा है। यह पाप है। क्या यह बलात्कार का आनंद ले रही है। यह कैसा बलात्कार है जिसमें उसके दे विषय प्रस्तुत है। क्या पराया पुरुष से उसे खुश लेना चाहिए। पराया नहीं, पर यह पराया पुरुष नहीं, सिर्फ पुरुष है। शायद आदि पुरुष, आदिम स्त्री का अपना पहला पुरुष। अनीश के साथ तो उसे कभी ऐसा नहीं लगा। उसका प्यार, उसका शरीर, उसकी छुअन, उसकी गंध तो कभी इस तरह आत्मा तक नहीं पहुंच सकी। फिर यह कैसे सिर्फ रात भर का साथी, कल सुबह के साथ इस खुश का साथ भी टूट जाएगा। काश इस रात की सुबह नहीं होती। काश यह साथी हंस की हर रात का साथी होता। काश नहीं। निशा के भीतर की स्त्री जाने कब की सोई स्त्री, अनजान स्त्री रमणी प्रार्थना करती रही, पर सुबह हो गई। उस घोषणा होते ही सभी जोड़े हार के एकत्र हो गए अपने अपने जीवन साथी के साथ। रात के साथी को मानो न पहचानते हुए सब सुख थे, असंतुष्ट थे, सब बाहर निकले। निशा अनीस की आंखों नहीं मिला पा रही थी, पर अनीस बिल्कुल नॉर्मल था। जियो ही वे अपनी कार की ओर बढ़े। एक जानी पहचानी सुगंध निशा के करीब आई। किसी ने निशा के हाथ थामा और उसे चूमते हुए कहा, थैंक यू। इस रात मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। न उस उष्मा, उस सुख को जो अपने पहली बार मिला। फिर वह झटके से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया, जिसमें उसकी
फैशनेबल पत्नी बैठी हुई थी। निशा ने घबराकर अनीस की ओर देखा, जिसका चेहरा जाने क्यों लाल हो रहा था। रास्ते भर अनीस अनमना रहा। क्या इसलिए कि वह अजनबी ने निशा को चूमा था? नहीं, या तो हाई सोसाइटी के लिए आम बात थी, पर कोई बात अनीस को चुभ रही थी। जियो ही निशा अपने कमरे में पहुंची, अनीस ने पूछे से आकर कमरा बंद कर लिया। निशा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। अनीस गुस्से में था। क्या बात है? निशा ने पूछा। तुमने उसे किस तरह प्यार किया कि वह कह रहा था कि तुम्हें भूल नहीं पाएगा। वैसे तो बड़ी सती सावित्री बनती थी। चल रखा गई। अनीस ने फिर थप्पड़ चलाया ही था कि निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। चिल्लाकर बोली, खबरदार मिस्टर अनीस, अब मेरे पास कोई दूसरा गाल नहीं है। आप अनीस था, उसका पुरुष हार मानने को तैयार नहीं था। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसी स्त्री के साथ नहीं रह सकता जो दूसरे मर्दों को सुख देती फिरती हो। ठीक है, जैसे आप उचित समझे। मैं आपका घर छोड़ने को तैयार हूँ, पर जाने से पहले मैं कुछ सच आपको बता देना चाहती हूँ। मैंने उस पराये पुरुष को सुख दिया हो या न दिया हो, पर उसने मुझे और सुख दिया जो आप कभी नहीं दे पाए। दे भी कैसे पाते? गलत आदतों की वजह से आप अपना पौरुष खो चुके बैठे हैं। जाइए, जाकर अपना इलाज कराइए। जिस देह को आप चिल्लाते रहे, उसे असंतुष्ट करने की काबिलियत आप में ही नहीं थी। वह तो मेरे संस्कार थे कि आपकी कमजोरी की सहलाती रही, उसका आपका यह अहत ना हो। स्त्री की इसी अश्लीलता का लाभ आप पुरुष उठाते हो, वरना स्त्रियां सच बोलने लगे तो आप जैसे मर्द को छिपाते फिरे। जाते जाते मैं आपका धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आपके कारण मैंने स्त्री होने का मतलब जाना, भले ही एक रात के लिए, पर जिद ना करते तो शायद मैं जीवन भर सुख से वंचित रहती। जब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। अनीस भौचक्का सा निशा को सुन रहा था। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि गौ सी दिखने वाली निशा के भीतर इतनी आग होगी। उधर निशा ने सोच रही थी कि क्या सच्चे पुरुष का बाहर घंटे का साथ भी स्त्री को इतने आत्मविश्वास में भर देता है? कहाँ छिपी थी उसके भीतर यह शक्ति? काश वह पति के पहले थप्पड़ के बाद ही जाग जाती। खैर, पहला नहीं तो सही, दूसरा थप्पड़ ही सही। अब उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी। पढ़ी लिखी है, स्वस्थ है, विषय संस्कृत है, तो क्या आखिर वह भारत में रहती है? क्या संस्कृत का ज्ञान अल्प है, या फिर कोई विद्यालय उसके छोड़कर चला जा सकता है? निशा को अपनी पुरानी हीन भावना पर कोफ्त हुआ, पर उसमें उसका भी क्या दोष था? दोष तो यह की व्यवस्था में था, जिसका गड़बड़ी के कारण लोग पश्चाताप संहता की ओर भाग रहे हैं। अपनी ही भाषा, अपनी ही चीजों का सम्मान करने वाले देश का सम्मान दूसरा देश कैसा कर सकता है? निशा ने मन ही मन प्राण किया कि आज से वह अपनी भाषा का सम्मान करेगी, उसके विकास के लिए अपना जीवन लगा देगी। शाम को जब निशा अपने सूटकेस के साथ कमरे से निकल रही थी तो दरवाजे पर अनीस खड़ा था। तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम मेरी पत्नी हो, हमारा अभी तलाक नहीं हुआ। निशा हंस पड़ी। पति? आप अपति के अर्थ भी जानते हो? पति का अर्थ होता है रक्षक, जानते हैं? यह शब्द कब अस्तित्व में आया कैसे जान सकते हैं? इसलिए मैं ही बता देती हूँ। जब मनुष्य का जीवन शिकार पर निर्भर था, तब स्त्री पुरुष दोनों शिकार करने जाते थे। विवाह की प्रथा तब ने की लोग समूह के राह करते थे। स्त्री प्रकृति के ही, पुरुष के ही देह से दुर्बल है। कभी कभी किसी भयानक शिकार का पीछा करते समय वह थकने लगती थी। उस समय जो पुरुष उसके कंधे पर लद कर बैलों दौड़ता हुआ शिकार उसे रक्षा करता था, वह उसका पति हो जाता था। हालांकि तब वे इस शब्द के अर्थ का अवगत नहीं थे, न ही इस शब्द का उच्चारण करते थे, पर भाव तब भी वही था। आपने तो मुझे पराये पुरुष के पास भेज दिया, कल फिर किसी के पास भेजोगे, वेश्या बना देंगे मुझे। ऐसे व्यक्ति के साथ मैं नहीं रह सकती। निशा आगे बढ़ी। अनीश ने फिर गिड़गिड़ाने लगा। निशा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं पिताजी से क्या कहूँगा? मुझे माफ कर दो। नहीं अनीश बाबू, अब और नहीं। जानती हूँ आप अभी भी मुझसे प्रेम नहीं करते। पिता के डर से मुझे घर में रखना चाहते हैं। फिर कल रात से ही आप मेरे लिए 1 रुपया पराया पुरुष हो जाएंगे। अब मेरी यह देह आपके स्पर्श को यह सह नहीं पाएगी। अनीस पराजित सा रास्ते से हट गया। निशा उस हवेली से बाहर हो गई जिसमें प्रवेश कर उसने खुद को भाग्यवान स्त्री समझा था। कई वर्ष बीत गए। इस समय निशा संयुक्त महाविद्यालय की शिक्षिका है और एक महिला हॉस्टल में रहती है।
अनीस और उसके पिता ने उसे वापस ले जाने की कई कोशिश की, पर उसने इनकार कर दिया। उसके पिता ने उसकी दूसरी शादी करने की सलाह दी, पर निशा मौन रही। वह किसी को अपने मन की उथल पुथल नहीं दिखाना चाहती थी। उसे अब किसी की और कोई शिकायत नहीं थी। जब भी वह एकांत में होती, उसके आसपास एक सुगंध बिखर जाती। उसके शरीर में एक नए भरा स्पर्श फिसलने लगता। कोई उसके कान में फुसफुसाता, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। कभी कभी वह सोचती कि वह व्यक्ति कैसे उसके इतने करीब हो गया, जिसे बस एक रात देख के स्तर पर जाना था। हो सकता है कि वह अनीस से भी बुरा हो। आखिर वह भी उस रात का अपनी पत्नी के साथ ही आया था। उसने भी अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ जाने को विषय किया होगा। छी, ये सारे पुरुष एक से ही क्यों होते हैं? पर किस उसे पर कुछ याद आता, वह स्पर्श याद आता जिसमें उसे सारे बंधनों से आजाद कर दिया था। इतना आत्म स्पर्श जो देह से होकर मन आत्मा तक पहुंच गया। वह किसी कामुन अयास व्यक्ति को हो सकता है। नहीं, उसमें जरूर कुछ ऐसा था जिसमें शक्ति पाकर वह अनीस से मुक्त हो सकी और अब एकाकी था। क्या वह उसका वही प्रेमी था जिसका कल्पना वह बचपन से करती थी, या फिर वे दोनों दूसरे के लिए बने हैं? क्या कभी वह फिर मिलेंगे? क्या सामने आने पर दोनों एक दूसरे को पहचान लेंगे? निशा का मन उदास हो जाता है। वह मन को बहलाने के लिए कहीं घूमने चली जाती। एक दिन वहाँ सायकाल का पार्क में बैठी अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। अचानक उसे आभास हुआ कि कोई देर से उसकी ओर देख रहा है। निशा को अपनी ओर देखता पाकर वह उसकी तरफ बढ़ा। निशा को एक चिरपरिचित खुशबू उसकी तरफ आती दिखी। वह गंध बिल्कुल वही गंध थी जो उस रात उसकी देह में ऐसी भीनी कि वह हजारों गंधों के बीच भी उसे पहचान सकती थी। वह एक सूरदर्श पुरुष था, ऊंचा भरा पूरा वही था, वही बड़ी बड़ी बोली आंखें वाला जो उसे सुबह तेजी से उसकी गाड़ी के पास आकर मन की बात कह गया था। निशा सोचने लगी, क्या करूं? पहचानूं कि ना पहचानने का नाटक करूं? पर ये क्या, उसने तो पास आकर बड़े ही अधिकार भाव से उसका हाथ पकड़कर चूम लिया था। मैं पवन हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? फिर नहीं दिखी कभी। कितना भटका हूँ तुम्हारे लिए, एक पल भी चैन नहीं मिला। तो क्या इसलिए निशा भी बेचैन थी? पर वह ताने के साथ बोली, क्यों? हर सप्ताहांत की नई स्त्री नहीं मिली आपको? ताना मत दो। मैं वही पहली बार गया था क्या? नहीं ले जाया गया था अपनी पत्नी के दबाव में, जो एक कर्नल की बेटी थी। अब वह मेरी पत्नी नहीं है। दूसरे ही दिन मैंने उसका साथ छोड़ दिया। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूँ, पुराने संस्कारों वाला। चापर वह नए जमाने की थी। पुरुष बदलने का शौक था उसे। उस दिन उसके दबाव में चला गया, पर उसने तुमसे मिलने के बाद लगा कि तुम मेरे लिए बनी हो। मैं अपने आप को और ज्यादा अच्छा नहीं सकता था, इसलिए सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। और अब निशा ने पूछा, अकेले जी रहा हूँ? इंजीनियर हो, काम भर कर कमा लेते हो? हवा हंसा तो निशा को लगा कि ढेर सारे पक्षी चहचहा उठे और निशा ने अपने बारे में बताने के लिए मुंह खोला था कि उसने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और धीरे धीरे उस पर मरते हुए कहा, सब जानता हूँ, बस आपका पता नहीं पा रहा था। इतने वर्षों से निशा ने अपनी देह को साथ लिया था। उस समय की उसकी आंखें बेकाबू हो रही थी। पवन का उंगली का स्पर्श जैसी पर्स विष की तरह उसकी देह के उतरने लगा। उसकी देह होड़ रही थी, वो रोम रोम के विषय फैल रहा था। निशा की इच्छा हो रही थी कि पवन अपने होठों के सारे विश्व को सोख ले। वह इधर उधर, पवन की हालत भी उसमें बेहतर नहीं थी। चले, पवन ने उसका हाथ थाम लिया। कहाँ? निशा चौंक पड़ी। अपने घर। और कहाँ? पवन बोला। निशा बिना कोई प्रश्न किया उसके साथ इस तरह चल पड़ी जैसे हमेशा के साथ चली जा रही हो। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।